Assalamu alaikum. In this video, we'll talk about rhesus isoimmunization first from 10 teachers, then from Irfan. rhesus isoimmunization का ये पता होना चाहिए कि वी नो कि हमारे ब्लड में जो ब्लड ग्रुप्स हैं उसमें हमारे इट कैन बी डिफाइंड बाय टू वेज। एक तो हमारे पास ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है जिसकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, और एक हमारे पास क्या कहते हैं रीसस वाला CDE एंटीजेंस वाला ब्लड ग्रुप होता है। बेसिकली जो रीसस एंटीजेंस होते हैं वो अराउंड 40 होते हैं, लेकिन इन 40 में से क्लिनिकली जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो 3 होते हैं, C, D और E। और उनकी भी या तो एक कोई वो होती है डोमिनेंट एलील होती है जिस तरह कैपिटल C एंड कैपिटल E, एक कोई छोटी एलील होती है जिस तरह जो कि लेस डोमिनेंट हो, रिसेसिव हो। वेरस डी में क्या होता है, जो डी एंटीजन होता है जो कि डी रीसस एंटीजन होता है। डी का याद रखना है कि डी की एक ही एलील होती है। जो छोटा डी है, छोटा डी हम तब कहते हैं जब वो डी एंटीजन क्या कहते हैं प्रेजेंट हो, या डी एंटीजन जब एब्सेंट हो। यूजली जो छोटा डी होता है वो नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होता। तो अब हम इसकी बात करेंगे। होता क्या है कि जो रीसस की आइसोमिनाइजेशन की वजह से जो हमारे पास हिमोलिटिक डिजीज़ मिलती हैं ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न, वो मिलती इसलिए हैं क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि जो फीटस होता है उसने बेसिकली जो उसके पास जीनोम होते हैं वो अपने फादर से आए होते हैं। कोई भी फादर जो कि रीसस पॉजिटिव हो, वो किसी ऐसी मदर के साथ जो कि रीसस नेगेटिव हो, उनके साथ जब वो सेक्सुअल इनकाउंटर होता है तो उसकी वजह से फिर हम चेक करते हैं कि कितना चांस है कि जो फीटस होगा वो रीसस पॉजिटिव प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, एंड कितना चांस है कि उसमें हिमोलिसिस होगा या नहीं होगा। तो ये एक उन्होंने पुनेट स्क्वायर बताया हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बेसिकली यही बताया हुआ है। अच्छा, ये जो रीसस पॉजिटिव रीसस नेगेटिव होता है ये बेसिकली हमारे ब्लड ग्रुप में आते हैं। लेट्स सपोज मेरा O पॉजिटिव है, तो अब लेट्स सपोज मैं O पॉजिटिव हूँ, तो मेरा जो ABO ब्लड ग्रुप है वो O है, एंड जो मेरा रीसस वाला देखा जाए उस हिसाब से मेरी जो D एंटीजन है वो पॉजिटिव है, वो मुझ में प्रेजेंट है। अब वेरस कोई ऐसा बंदा है जो B नेगेटिव है, तो B नेगेटिव का मतलब है कि उसके पास ABO में B वाला ब्लड ग्रुप है, एंड उसके पास जो रीसस वाला D एंटीजन है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो B नेगेटिव है। तो अगर हम बात करें इफ़ अ रीसस नेगेटिव मदर इस क्या कहते हैं रीसस नेगेटिव फादर के साथ क्या कहते हैं वो फीटस करती है, तो उसमें कितना चांस है कि जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो रीसस नेगेटिव हैं, वो 100% चांस है। एज वी कैन सी फ्रॉम द पुनेट स्क्वायर कि दोनों के पास स्मॉल डीज के लिए। अगर तो ऐसी हो कि रीसस नेगेटिव मदर हो लेकिन जो रीसस पॉजिटिव फादर हो वो हेट्रोजाइगोट हो, एक उसके पास डी एंटीजन हो, एक डी एंटीजन की वही स्मॉल एलील हो, तो उस केस में देयर इज़ अ 50% चांस कि जो हाफ ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स होंगे दे वुड बी रीसस पॉजिटिव, देयर इज़ अ 50% चांस ऑफ रीसस डिजीज। एंड अगर हम ऐसी बात करें कि कोई रीसस नेगेटिव मदर कंप्लीटली होमोजाइगस रीसस पॉजिटिव फादर के साथ ये कहते हैं ऑफस्प्रिंग्स करती है, तो उसमें देयर इज अ 100% चांस कि ऑल ऑफ द ऑफस्प्रिंग्स विल बी रीसस पॉजिटिव एज वी कैन सी फ्रॉम द पुनेट स्क्वायर, एंड देयर इज अ 100% चांस ऑफ रीसस डिजीज। ये याद रखना है कि जो हिमोलिटिक हमारे पास डिजीज़ है ये जो हमारी वो होती है फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होती है उसमें कभी शो नहीं होती। इट यूजली शोज आफ्टर योर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो IG जो इम्यूनोग्लोबुलिन मैटरनल सर्कुलेशन बनाती है वो IgM बनाती है, एंड IgM कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। वेयरएज इन सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज वो जो फिर इम्यून रिस्पॉन्स है वो इतना ज़्यादा एग्जैजरेट होते हैं, एंड उसमें फिर जो मदर के B सेल्स होते हैं, B मेमोरी सेल्स, वो फिर IgG बनाते हैं विच कैन क्रॉस प्लेसेंटा, एंड एज ए रिजल्ट इट विल कॉज हिमोलिसिस। यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई हुई कि लेट सपोज रीसस नेगेटिव मदर है, ये मैटरनल सर्कुलेशन है, ये फीटल सर्कुलेशन है, बीच में प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन है, उसके पास रीसस पॉजिटिव वाले सेल्स हैं। होगा क्या कि इनिशियली ये जो रीसस पॉजिटिव वाले सेल्स हैं ये मैटरनल सर्कुलेशन में चले जाएंगे। एज ए रिजल्ट मैटरनल सर्कुलेशन में जाके जो मदर की ब्लड सेल्स हैं वो इनके खिलाफ, ये जो स्मॉल डी वाले सेल्स हैं वी कैन सी, वो इनके खिलाफ कैपिटल डी वालों के खिलाफ अब एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे, वो ये ब्लू एंटीबॉडीज जनरेट करेंगे। एंड विद सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज होगा क्या, यही चीज़ होगी कि विद सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये इतनी ज़्यादा बन जाएंगी कि वो फिर प्लासेंटा को क्रॉस करके IgG प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटस की सर्कुलेशन में जाके फीटल हिमोलिसिस कॉज कराने लग जाती हैं। सो दिस इज़ योर क्या कहते हैं हिमोलिटिक डिजीज़ ऑफ फीटस एंड न्यूबॉर्न। अब प्रिवेंशन हम किस तरह कर सकते हैं, प्रिवेंशन हम इस तरह कर सकते हैं कि वी गिव इंट्रामस्कुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ anti-D इम्यूनोग्लोबुलिन्स टू मदर। एंड ये याद रखना है कि इफ़ एनी पोटेंशियल सेंसिटाइजिंग इवेंट्स occur then we should give the anti-D immunoglobulin within the 72 hours of that potential sensitizing event, या we should give क्या कहते हैं अब आपकी और इंट्रामस्कुलर एंटीबॉडी विदिन 10 days of that event, क्योंकि it can still offer some protection। तो पोटेंशियली सेंसिटाइजिंग इवेंट्स होते क्या है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये पोटेंशियली सेंसिटाइजिंग इवेंट्स हो सकते हैं जो कि बेसिकली फीटल मैटरनल ब्लड का क्रॉस करा देते हैं, जिसमें हमारे पास मिसकैरेज आ जाता है, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आ जाता है,
एंटीपार्टम हेमरेज आ जाता है, इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग्स आ जाती हैं लाइक कोरियोनिक वेलस सैम्पलिंग, एमियोसेंटेसिस, कॉर्डोसेंटेसिस एंड डिलीवरी आ जाती है। तो अगर ये इन 5 में से कोई भी चीज़ें हो जाएं ड्यूरिंग के कहते हैं योर प्रेगनेंसी, तो हमने क्या करना होता है, हमने विद इन 72 आवर्स फौरी हमने एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स मदर को देनी होती है। एंड वो हम किस तरह देते हैं उसी का उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। एंड वो देने के साथ साथ हमने डिपेंडिंग अपॉन द वीक ऑफ जेस्टेशन वी ऑल्सो डू योर क्ले-हावर टेस्ट। What is your Clay-Haver test? Clay-Haver test basically determines the proportion of fetal red blood cells which are present in the maternal circulation, and as a result उसके थ्रू हम फिर एक स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं, उसके थ्रू हम फर्दर कैलकुलेट करते हैं कि कितनी एक्स्ट्रा एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन रिक्वायर्ड होगी मदर को। तो ये इन्होंने यहाँ पे चीज़ बताई है कि अगर तो ये पोटेंशियली सेंसिटाइजिंग इवेंट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाए, जो कि बहुत रेयर है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में एंटीपार्टम हेमरेज हो या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में डिलीवरी हो, बहुत रेयर है। तो अगर तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाता है उस वक्त कोई क्ले-हावर टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, उस वक्त हम सिर्फ 250 यूनिट्स ऑफ एंटी-डी देंगे। वो तब देंगे अगर तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का केस हो, मोलार प्रेगनेंसी का केस हो, थेराप्यूटिक टर्मिनेशन हुई हो प्रेगनेंसी की, या कोई यूट्राइन ब्लीडिंग का केस हो विच इज़ वेरी हैवी एंड एसोसिएटेड विद एब्डोमिनल पेन। तो उस केस में हम क्या कहते हैं 250 इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ जो वो हैं एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो हम मदर को देंगे एंड हम क्ले-हावर टेस्ट नहीं कराएंगे। अगर हम बात करते हैं कि ये जो पोटेंशियली सेंसिटाइजिंग इवेंट्स हमने पढ़े हैं वो क्या कहते हैं, वो दे ओकर बिटवीन 12 एंड 20 वीक ऑफ जेस्टेशन, तो उस केस में क्या करेगा, हमने क्या कहते हैं मिनिमम डोज ऑफ 250 इंटरनेशनल यूनिट्स देने होंगे मदर को विद इन 72 आवर्स। साथ में हमने क्ले-हावर टेस्ट कराना होगा एंड डिपेंडिंग अपॉन क्ले-हावर टेस्ट जितनी भी वो फर्दर एंटी-डी का बताएगा उतनी हमने फर्दर एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स मदर को देनी होगी। एंड इफ़ दैट पोटेंशियली सेंसिटाइजिंग इवेंट ओकर्स आफ्टर द 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन देन अगेन हम क्ले-हावर टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम मिनिमम डोज जो देंगे वो 500 इंटरनेशनल यूनिट्स की देंगे विद इन द 72 आवर्स एंड डिपेंडिंग अपॉन क्ले-हावर टेस्ट जितनी भी वो फर्दर एंटी-डी का कहता है उतनी हम फर्दर एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स मदर को देंगे। करंट गाइडलाइन स्टेट के दोज फीमेल हु आर rhesus negative, those pregnant female they should be, या those female who have not been previously sensitized with the rhesus positive क्या कहते हैं ब्लड, सो दीज फीमेल शुड गेट एंटीनेटल प्रोफाइलेक्सिस विद एंटी-डी इम्यूनोबॉडी। या तो सिंगल डोज मिल सकती है हमें 500 इंटरनेशनल यूनिट्स की एट 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, या हमको 2 डोजेस मिलती हैं 250 इंटरनेशनल यूनिट्स की एट 28 एंड एट 34 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि इफ़ द डी रीसस नेगेटिव मदर हैज़ बीन सेंसिटाइज टू द डी रीसस एंटीजन, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में फिर हम एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स नहीं दे सकते क्योंकि अब वो मदर सेंसिटाइज्ड हो गई है, एज ए रिजल्ट अब मदर में एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। तो उस केस में हम एंटी-डी देने से हमारी कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। उस केस में हम यही करेंगे कि जो भी सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज होगी वहाँ पे हमने क्लोजली सर्वेलेंस करनी होगी। क्लोज सर्वेलेंस किस तरह कर सकते हैं, क्लोज सर्वेलेंस हम इस तरह कर सकते हैं कि इन योर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज हम नॉन इन्वेसिव फीटल ब्लड ग्रुप की जीनोटाइपिंग कराते हैं यूजिंग सेल फ्री फीटल डीएनए फ्रॉम द मैटरनल ब्लड बिटवीन 16 to 25 वीक ऑफ जेस्टेशन। एंड उसमें हम फीटस की रीसस जीनोटाइप चेक करते हैं एंड हम ये भी चेक कर रहे होते हैं कि कितना फीटस का रिस्क है ऑफ डेवलपिंग हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ वही फीटस एंड न्यूबॉर्न। एंड यही है कि अगर तो हमको वो पता चल गया कि फादर डी रीसस पॉजिटिव है, या अगर हमें फादर का डी रीसस स्टेट नहीं भी पता, तब भी अब हमने क्या कराना होगा, अब सिंस मदर इज़ ऑलरेडी सेंसिटाइज तो हमने हर 2 to 4 वीक्स बाद मॉनिटर करनी होगी, एंटीबॉडी के लेवल्स मॉनिटर करने होंगे। हमने क्या कहते हैं आफ्टर एवरी 2 to 4 वीक्स फ्रॉम योर बुकिंग मैटरनल ब्लड में हमने यही करना होगा कि जब हमें पता चल गया है कि मदर अब वो सेंसिटाइज्ड हो गई है और जब हमें पता चल गया है कि फादर इज़ डी रीसस पॉजिटिव, या अगर फादर का स्टेट नहीं भी पता तो हमने कराना क्या, हमने हर 2 से 4 वीक्स बाद हमने एंटीबॉडी लेवल्स को डिटेक्ट करना है मदर में। एंड एंटीबॉडी लेवल्स कितने होने चाहिए, एंटीबॉडी लेवल्स इफ़ दे आर लेस देन 4 देन जो हमारे पास हीमोलिटिक डिजीज़ है फीटस एंड न्यूबॉर्न की दैट इज़ वेरी अनलाइकली। If the antibody levels are between 4 to 15 then moderate risk है, and if they are above 15 then there is a very high risk of developing hydrops fetalis। and अगर तो यही है कि if antibody levels are rising then we should check कि whether the baby is, या we should examine the baby for signs of fetal anemia। किस तरह हम डिटेक्ट करते हैं fetal anemia की साइंस, क्या क्या मिलते हैं ऑन अल्ट्रासाउंड, ये साइंस हमको मिलते हैं fetus anemia के, एंड ये हमको तब नज़र आते हैं जब fetus का हीमोग्लोबिन लेस देन 6 ग्राम पर डेसीलीटर हो जाए। क्या क्या साइंस मिलते हैं हमको अल्ट्रासाउंड पे, पॉलीहाइड्रेनियोस, एनलार्ज फीटल हार्ट, एसाइटीज, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, hyperdynamic fetal circulation, reduced fetal movements and abnormal CTG with reduced variability, eventually a sinusoidal trace pattern मिलता है CTG में, basically abnormal CTG। so these are all the signs for fetal anemia which are only seen when fetal hemoglobin is less than 6 gram per deciliter। and ये हम कराते किस तरह,
बेसिकली हम अल्ट्रासाउंड से पहले भी हम चेक किस तरह करते हैं, हम करते क्या हैं, हम जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है उसका हम डॉपलर पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी हम चेक करते हैं। अगर तो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी की जो ये पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी है, इफ़ इट इज़ राइजिंग, सो दैट बेसिकली इंडिकेट्स कि देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फीटल एनीमिया। एंड इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? इसकी ट्रीटमेंट ये होती है कि अगर तो ये हमारे पास साइंस ऑफ फीटल एनीमिया मिल रहे हैं आफ्टर 36 to 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, देन हम डायरेक्टली डिलीवरी करा देते हैं। इफ़ दी साइंस आर सीन बिफोर 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, देन हम क्या करते हैं, हम इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन कराते हैं। इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन हम किस तरह कराते हैं? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन हम वी कैन डू इट आइदर थ्रू योर अम्बिलिकल वेन एट द पॉइंट ऑफ कोड इंसर्शन, थ्रू योर इंट्राहेपेटिक वेन, थ्रू योर पेरिटोनियल कैविटी, या डायरेक्टली टू योर फीटल हार्ट। एंड ये जो हम इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन कराते हैं उसमें जो ट्रांसफ्यूज ब्लड है दैट शुड बी रीसेस डी नेगेटिव, इट शुड बी क्रॉस मैच विद अ मैटरनल सैंपल, it should be densely packed, it should be concentrated, कि hemoglobin should be around 30 grams per liter, the white cell it should be white cell depleted and irradiated, and it should also be screened for infection including your cytomegalovirus के cytomegalovirus negative and white cell depleted ये हमने देना होगा। and at delivery हमने क्या करना है कि all the babies born to rhesus negative individuals should have their cord blood taken at delivery for blood count, blood group and indirect Coombs test। तो दैट वॉज ऑल रिलेटेड टू रीसेस आइसो इम्यूनाइजेशन। अब मैं करा देता हूँ इरफान से। तो वही चीज़ें एडजस्टेड रिविजन के रीसेस आइसो इम्यूनाइजेशन इज़ बेसिकली व्हेन मैटरनल एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इज माउंटेड अगेंस्ट योर फीटल रेड ब्लड सेल्स के बदले रीसेस नेगेटिव एंड बेबी इज डी रीसेस पॉजिटिव। सिस्टम में हमने देख लिया 40 एंटीजन्स होते हैं, 3 क्लिनिकली सिग्निफिकेंट सी, डी और ई। जो छोटा डी है वो एंटीजन होता है, ये बेसिकली इंडिकेट्स के देयर इज एब्सेंस ऑफ बड़ा वाला डी। एंड क्या कहते हैं, जेनेटिक्स ये बताएंगे कि डज नॉट अफेक्ट द फर्स्ट प्रेगनेंसी, क्योंकि प्राइमरी रिस्पॉन्स छोटा होता है। IgM इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती हैं जो कि प्लासेंटा क्रॉस नहीं कर सकती, वेर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में IgG बनने लग जाती है जो कि प्लासेंटा को क्रॉस करके फीटल्स के रेड ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है एंड इट कैन कॉज फीटल एनीमिया। ये इन्होंने बताया है कि अगर रीसेस नेगेटिव मदर रीसेस नेगेटिव फादर के साथ करेगी तो ऑल ऑफस्प्रिंग विल बी रीसेस नेगेटिव। रीसेस नेगेटिव मदर अगर रीसेस पॉजिटिव फादर के साथ करे हु इज हेट्रोजाइगोट, देयर इज अ 50% चांस वही वाला पुनेट स्क्वायर सारा यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। एंड इफ द रीसेस नेगेटिव मदर डज इट विद रीसेस पॉजिटिव फादर हु इज होमोजाइगस, देन ऑल ऑफस्प्रिंग विल बी रीसेस पॉजिटिव। सेंसिटाइजिंग इवेंट्स क्या हैं जो हमने पढ़ ली थे? पोटेंशियली सेंसिटाइजिंग इवेंट्स आर योर मिसकैरेज, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम हैमरेज, डिलीवरी, इंट्रा यूट्राइन डेथ। अलग से ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा, एक्सटर्नल कैफेलिक वर्जन एंड एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ये 3 अलग से बताए हुए यहाँ पे। बाकी इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग जिसमें कोरियोनिक वेदर सैम्पलिंग, एम्नियोसेंटेसिस, कोडोसेंटेसिस आ जाता है। मैनेजमेंट वही है कि फर्स्ट स्टेप है कि वी शुड चेक द ब्लड ग्रुप एंड रीसेस स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स। इफ द फादर इज रीसेस नेगेटिव देन देयर इज नो चांस ऑफ डिजीज। इफ फादर इज रीसेस पॉजिटिव और अननोन देन वी शुड चेक द एंटी-डी लेवल्स। और एंटी-डी लेवल्स का चेक करने का तरीका यही है कि इफ़ द फादर इज रीसेस पॉजिटिव वी शुड चेक द एंटी-डी लेवल्स आफ्टर एवरी 2 to 4 वीक्स फ्रॉम बुकिंग। एंड इफ़ द वैल्यूज़ आर एबनॉर्मल कि वही एंटीबॉडी टाइटर अगर रेस होगा देन हमने चेक करना है फॉर द साइंस ऑफ फीटल एनीमिया। यहाँ पे जो वैल्यूज़ बताई हुई इन्होंने 10 तक लिखा हुआ है, 10 में आप 15 तक याद कर लें अकॉर्डिंग टू 10 टीचर्स। इफ लेस देन 4 देयर इज नो चांस, इफ 4 to 15 मॉडरेट रिस्क एंड मोर देन 15 देन हाई रिस्क। तीसरा स्टेप यही है कि वी कंफर्म फीटल एनीमिया बाय जो भी हमने पीछे देख लिया था अल्ट्रासाउंड डॉपलर ऑफ मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, जिसमें हम पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी चेक करते हैं एज द फीटल एनीमिया वर्सेस द पीक फ्लो वेलोसिटी राइसिस, जो कि मैंने पीछे पढ़ लिया। अलग से उन्होंने ये भी बताया है कि वी कैन क्या कहते हैं डायरेक्टली मेजर फीटल हेमाटोक्रिट एंड डिग्री ऑफ एनीमिया फ्रॉम योर परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैम्पलिंग। इंटरवेंशंस क्या हैं कि अगर तो सिवियर एनीमिया डायग्नोस हो, किस तरह डायग्नोस होगा? एक तो एलिवेटेड MCA फ्लो होगी यानी एलिवेटेड वेलोसिटी मिलेगी, एलिवेटेड एमनियोटिक फ्लूइड बिलीरुबिन लेवल्स मिलेंगे, फीटल हेमाटिक फ्लूइड लेस देन 30 मिलेगा। एंड हमको अल्ट्रासाउंड पे वही चीज़ें मिलेंगी जो मैंने उस टेबल में दिखा दी थी कि पॉलीहाइड्रोनियोस, कार्डियोमेगेली, एसाइटिस, पेरिकार्डियल एफ्यूजन, रिड्यूस फीटल मूवमेंट्स, एलिवेटेड वेलोसिटी ऑफ मिडिल सेरेब्रल आर्टरी एंड एबनॉर्मल CTG फाइंडिंग्स व्हेन द फीटल हीमोग्लोबिन इज लेस देन 6 ग्राम पर डेसीलीटर। अगर 36 to 37 वीक्स और जेस्टेशन में ये सब मिल जाए तो फ़ौरन डिलीवरी करा दें ट्रीटमेंट के लिए। अगर लेस देन 36 वीक्स हैं तो हमने इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ्यूजन करानी। इंट्रा यूट्राइन उन्होंने इंट्रावेस्कुलर बताई हुई जिसमें हम अम्बिलिकल वेन, इंट्राहेपेटिक वेन या डायरेक्टली टू हार्ट देते थे जो कि प्रेफर्ड मेथड है। और एक इंट्रा पेरिटोनियल बताई हुई जो कि हमने पढ़ा था कि हम पेरिटोनियल कैविटी में देते हैं कि हम फीटल सब डायफ्रैग्मेटिक लिम्फेटिक्स में देते हैं इफ़ द जेस्टेशन इज़ लेस देन 22 वीक्स, एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। एंड जो ब्लड ट्रांसफ्यूज है दैट शुड बी रीसस नेगेटिव, क्रॉस मैच विद मैटरनल ब्लड, कंसंट्रेटेड के हीमोग्लोबिन शुड बी 30 ग्राम पर लीटर, साइटोमेगालोवायरस नेगेटिव एंड ऑल्सो वाइट सेल डिप्लीटेड एंड इरेडिएटेड। प्रिवेंशन यही बताएंगे कि एंटी-डी इज गिवन ओनली एज अ प्रोफाइलैक्सिस एंड इज यूजलेस वंस द सेंसिटाइजेशन हैज ऑकर्ड इन योर मदर।
250 इंटरनेशनल यूनिट्स हम दे सकते हैं या तो 28 में और 34 वीक्स में, या हम डायरेक्टली 500 लगा सकते हैं 28 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में। एंड विद इन 72 आवर्स ऑफ एनी पोटेंशियली सेंसिटाइजिंग इवेंट्स, जो हमने पीछे पढ़ लिए थे, क्या कहते हैं, आपको एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स लगानी होगी। कभी कभी ये है कि आप विद इन 10 डेज भी लगा सकते हैं, विच कैन ऑफर सम प्रोटेक्शन। एंड आफ्टर डिलीवरी इफ द नियोनेट इज रीसस पॉजिटिव देन मदर शुड ऑल्सो बी गिवन योर क्या कहते हैं एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। Clay-Howe test basically confirms maternal sensitization by fetal red blood cells, quantifies the volume of fetal red blood cells in the maternal circulation, and helps calculate the size of fetal-maternal Hermes transfusion and the amount of anti-D required। वही चीज़ बताई हुई जो मैंने उस छोटे से टेबल से बताई थी कि अगर जो सेंसिटाइजेशन इवेंट बिटवीन फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो रहा है तो कोई क्लेहाउ टेस्ट की जरूरत नहीं है। 250 एंटी हम तभी लगाएंगे अगर तो टॉपिक प्रेगनेंसी, मोलार प्रेगनेंसी या टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी हो। अगर सेंसिटाइजेशन इवेंट बिटवीन 12 to 20 वीक्स हो रहे तो हम क्लेहाउ टेस्ट करा के 250 एंटी लगा के फर्दर एंटी देंगे डिपेंडिंग अपॉन क्लेहाउ टेस्ट। एंड अगर तो सेंसिटाइजिंग इवेंट आफ्टर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन हो रहे तो हम वही क्लेहाउ टेस्ट करा के 500 एंटी लगा के हम लोग फर्दर एंटी देंगे डिपेंडिंग अपॉन क्लेहाउ टेस्ट। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू रीसस आइसोम्यूनाइजेशन। आई होप इस लेसन में आ गया हो। थैंक यू।